इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ती है। दोस्तों, आपके समर्थन की वजह से सत्य की हमेशा जीत होती है, और कल सत्य की जीत हुई जब कंझावला केस के अंदर 302 की मुकदमा जो है तो दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया। दोस्तों, पिछले 2 दिन में 2 बहुत बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए। पहला कि भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को 300 पार 400 का आंकड़ा दिया, और 400 दिन जो लोकसभा इलेक्शंस में बचे हैं, उन 400 दिनों के लिए रणनीति बनाने की एक कंप्लीट गुरु मंत्र दिया। पर इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात 2 थी। एक, किसी भी ओपोनेंट के प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, और दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला वोट की चिंता मत करो, समाज के हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी के काम को पहुंचाओ। वहीं आज एक नए तीसरे फ्रंट को लॉन्च करने की एक कोशिश की गई है। इस कोशिश को किया है केसीआर, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव, और उनको इसमें समर्थन दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, उसके साथ में अखिलेश यादव जी, पिनराई विजयन, और उसके साथ डी राजा, भगवंत मान, ये सब वहां पे मौजूद थे। सितंबर 2022 आपको याद है कि नहीं याद है केसीआर जी, जब आप बिहार के अंदर गए थे और 2.5 मिनट तक आप और नीतीश कुमार जी आपस में बैठिए उठिए कर रहे थे। अगर आप नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार आपको 2.5 मिनट तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठने बैठने का खेल खेल रहे हैं, तो केसीआर जी आप कैसे एक थर्ड फ्रंट को बनाएंगे? दूसरा, देश के इतिहास में कोई भी थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट 5 साल नहीं कंप्लीट करी है पिछले 40-50 सालों के अंदर। तो सवाल यह है कि क्या केसीआर इंस्टेबिलिटी चाहते हैं? तीसरा, कि अगर ये न्यू थर्ड फ्रंट जो है आगे चल के जो दिल्ली पहुंचना चाहता है, जिसकी बात केसीआर ने खुद ने करी, कहा कि मोदी जी आप घर जाएंगे और वो अब दिल्ली के शासन में पहुंचेंगे, तो इसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? चौथा, इस थर्ड फ्रंट कोट एंड कोट जो बनाने की कोशिश केसीआर कर रहे हैं, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का वोट शेयर 2014 से 19 में घटा है। समाजवादी पार्टी का घटा है लोकसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी का घटा है लोकसभा के अंदर, सीपीएम का घटा है लोकसभा के अंदर। केसीआर का जो है वो वोट शेयर जो है एक स्टेट से ऊपर बढ़ा ही नहीं है, और इनफैक्ट तेलंगाना के अंदर जितनी उनकी डोमिनेंस पहले हुआ करती थी वो नो लॉन्गर है। मेरा 5वां पॉइंट ये है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, इन सब में कोई वोट ट्रांसफर की एबिलिटी नहीं है। केसीआर एक वोट तेलंगाना के बाहर जो है अखिलेश यादव को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अखिलेश यादव एक वोट उत्तर प्रदेश के बाद केसीआर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कौन सा फ्रंट है? ये सिर्फ आइसोलेटेड ब्लॉक से जो साथ में आ गए एक माहौल बनाने के लिए। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन सब ने करारा तमाचा मारा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को ये एक भी बार इंडोर्स नहीं कर सकते एज प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, विच मीन्स कि रादर देन बीजेपी वर्सेस थर्ड फ्रंट, ये लड़ाई जो होगी वो कांग्रेस वर्सेस थर्ड फ्रंट वर्सेस बीजेपी की होगी, जिसमें फायदा फिर तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा इन राज्यों के अंदर। और जब कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने वो पत्र लिखा था, जिसमें वो 30 तारीख को 21 पार्टियों को कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी जी के साथ जम्मू कश्मीर में पहुंचिए, उसमें अखिलेश यादव को भी पत्र लिखा गया था, और अखिलेश यादव जाके केसीआर को एंडोर्स करते हैं, और जब उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा जाती है अखिलेश यादव उसको एंडोर्स नहीं करते, उसमें साथ में नहीं भाग चलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि इतनी बड़ी खिचड़ी है जिसके अंदर ना कॉमन आइडियोलॉजी है, ना इसमें एक ऐसी पार्टी पोल है जो 80% सीट पे बीजेपी का मुकाबला इंडिविजुअली कर सकती है, और तीसरा, इस वक्त इनके पास कोई विजन नहीं है ये अगर विकल्प करने की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थर्ड फ्रंट एक्सपेरिमेंट पास्ट में भी फेल हुए हैं,
और आज की स्थिति के अंदर जो जमीनी हकीकत है, ये थर्ड फ्रंट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहा है। तो फिर केसीआर करना क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना पीआर करना चाहते हैं, जिसमें 3 मुख्यमंत्रियों को और जोड़ चुके। ये सवाल मैं नहीं, 130 करोड़ देशवासी पूछ रहे हैं। इसीलिए मेरा आरोप, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि विपक्ष के पास मोदी को हराने का भी फॉर्मूला नहीं है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि 2024 में फिर से हो रहा है मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस ऑल नहीं, मोदी वर्सेस कौन। देखिए आज किस तरीके से बीआरएस के लॉन्चिंग में हैदराबाद के अंदर क्या रहा। देखिए कमनम के अंदर किस तरीके से रहा और किस तरीके से सभी पार्टी ने कमनम के अंदर अपनी बात रखी। सुनिए। तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। 2014 में आप लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था, और एक एक बार नहीं, 2-2 बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया। लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है। लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। अब 10 साल हो गए, और कितना इंतजार करेंगे? 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है। 24 తర్వాత నువ్వు ఇంటికి, మేము ఢిల్లీకి గ్యారంటీగా మళ్ళీ ఎల్ఐసిని వాపస్ తీసుకుంటాం, పబ్లిక్ సెక్టర్నే ఆ ఎల్ఐసిని కొనసాగిస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నా। आपने सुना कि खम्मम में इन सब ने क्या कहा। मेरे साथ में काफी बड़ा पैनल जुड़ रहा है 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सीनियर स्पोक्स पर्सन, सुजाता पांडे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, विकास पांडे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, देश रतन निगम सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, लोकेश जिंदल सीनियर कांग्रेस लीडर, विवेक श्रीवास्तव सीनियर लेफ्ट लीडर, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। आप सभी का स्वागत है। और आप सभी से मैं नहीं, मेरे साथ में देश के 130 करोड़ देशवासी आज सवाल पूछेंगे। और इस मुकदमे की शुरुआत में प्रेम शुक्ला जी आपके साथ में, और आपके साथ में मैं करना चाहता हूं इस वक्त लोकेश जिंदल के साथ में, और रीना गुप्ता आपके पास, और सुजाता पांडे के उसके बाद आ रहा हूं। लोकेश जिंदल जी क्या चल रहा है भाई? आपने पत्र लिखा, जयराम रमेश जी ने जो पत्र मेरे फोन पे है, और ये पत्र आपने लिखा है, तारीख है 10/1/2023 को, 10 जनवरी को आपने पत्र लिखा। 21 पार्टियों को आपने पत्र लिखा। 21 पार्टियों को जो आपने पत्र लिखा, उसमें से समाजवादी पार्टी जाकर तो राहुल गांधी जी को एंडोर्स ही नहीं कर रही, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को, ना उनको एज प्राइम मिनिस्टीरियल उम्मीदवार। तो फिर आप लोग जो है कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, आप अपने साथियों को ही नहीं जोड़ पा रहे, तो आप क्या भारत जोड़ने की बात करो। और आज जो थर्ड फ्रंट ने तो आपके मुंह पे करारा तमाचा किया है कि दे डू नॉट एक्सेप्ट कांग्रेस एज एनी फ्रंट इन द ऑपोजिशन। आप बीजेपी से लड़ने के पहले इनसे तो लड़िए। ये चाहे जो भी कह लें, इन सबको कांग्रेस की विचारधारा ही बचा सकती है। ये सभी जो राज्य की पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका मुद्दा अब तक राज्य सीमित रहा है। अगर ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे ये कोई मुद्दा लेकर आए, तो वो विचारधारा और सोच केवल और केवल कांग्रेस के पास में। हम इज्जत करते हैं इनके अभिलाषा की, कि ये भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आए, मजबूती से आए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बने। सभी पॉलिटिकल पार्टियां महत्वाकांक्षी होती हैं, लेकिन अगर हम आज की वर्तमान स्थिति देखते हैं, तो इस समय देश को बचाना ज्यादा आवश्यक है। भाजपा आज देश को तोड़ने में लगी हुई है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आर्थिक व्यवस्था बढ़ चुकी है, सामाजिक तौर पे हर जगह टेंशन है। तो पहली जरूरत ये है कि इस देश को बचाना है।
और राजनीति में एक कहावत है कि सभी रंग अंधेरे में एक जैसे हो जाते हैं, और ये जो अंधकार जिसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, आगे डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, दंगे बढ़ते जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा की रैली के अंदर प्रेम शुक्ला जी पूछा था सभी से सभा के अंदर कि आप सब लोगों को नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, तो उनको लगा था कि उस सभा के अंदर हर व्यक्ति जो उनके साथ में स्वर से स्वर मिलाएगा, पर किसी ने भी वहां पे स्वर से स्वर नहीं लगाया। तो उनने बोला कि हरियाणा की जनता के आप लोग तो लड़ाकू हैं, तो आप लोग लड़के नौकरी ले लिए होंगे। तो जनता का तो समर्थन अभी भी लोकेश जिंदल जी आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, कार्यकर्ता आपके साथ में आ रहे भारत जोड़ो में, इससे आपकी इमेज इंप्रूव हो सकती है, पर इससे इलेक्टोरली आपको मुझे नहीं लग रहा कि कोई फायदा दिख रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ राहुल रीलॉन्च यात्रा which can happen. I'm not saying आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। मेरे को प्रेम शुक्ला के पास आने दीजिए, आपने अपनी ओपनिंग दलील रखी। मुझे बात पूरी ओके बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा। बोलिए। ये जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की है, ये है जन मानस के लिए की है। वे हकीकत में प्रतिनिधि बनकर उभरे हैं जब वे एक आम व्यक्ति के लिए इस तरह की यात्रा कर रहे हैं। ये अपने पॉलिटिकल करियर के लिए नहीं कर रहे, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, अब आपने बोल दिया, अब ये क्लिप उठा के आप आगे भेज दीजिएगा जो आप चाह रहे थे। अब ये हो गया पॉइंट। अब मैं आता हूं प्रेम शुक्ला जी। मैं नहीं कह रहा कि यात्रा सक्सेसफुल नहीं हुई है, मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे ना आप इंडोर्स कर रही है राहुल गांधी को, इनफैक्ट भगवंत मान को आपने जाके पंजाब में कहा कि भाई सरकार दिल्ली से चल रही है। उसके बाद आज मनप्रीत बादल ने भाजपा को ज्वाइन कर ली, जहां से राहुल गांधी ने पंजाब के अंदर अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तो उसका इफेक्ट पॉलिटिकली हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं साथ में। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज आपको ये पॉलिटिकली 2024 में किस तरीके से समीकरणों को चेंज कर रहा है। प्रेम शुक्ला, मेरा पॉइंट यही है कि अगर राहुल गांधी को ना सीपीआईएम, ना केसीआर, ना समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाजवादी पार्टी और ना आम आदमी पार्टी एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट एंडोर्स करने के लिए तैयार है, तो ये किस तरीके की विपक्ष एकता की बात हो रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? प्रेम शुक्ला। देखिए, विपक्ष की एकता जो है वो एक पत्रकारी अवधारणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष की एकता कभी, देखिए एक प्रसंग आया था 1977 का, जब विपक्ष एक हुआ था कि जनसंघ ने अपने को जनता पार्टी में विसर्जित कर लिया था, शेष दलों ने भी विसर्जित कर लिया था, सब बहुत सारे छोटे छोटे दल थे उन्होंने विसर्जित कर लिया था। एक अवसर दूसरा आया था विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भी, गैर भाजपा गैर कांग्रेस दल एकत्र आए थे। कांग्रेस के साथ सारे दल एकत्र आए हों ऐसा आज तक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में है नहीं। उसका कारण है भाई, डीएमके जो है सत्ता में आज जो बैठी है और आज जिसकी छोटी अलाई कांग्रेस है, वो किसको जो है वहां से हटाकर सत्ता से आई थी, कांग्रेस को हटाकर आई थी। आज कांग्रेस वहां फिर आ नहीं पाई, कांग्रेस को जो है उस पार्टी का पिछलग्गू बनकर अलायंस पार्टनर बनना पड़ा। तमिलनाडु आप देख रहे हैं, आप केरला में कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में उनके अलाई हैं। आपकी ये दशा है, कम्युनिस्टों के साथ आपका अलायंस होते रहता है। अब आप ऊपर आए, भाई टीआरएस क्या है? टीआरएस कांग्रेस विरोधी दल ही है ना, बोलता उसका जन्म क्यों हुआ चंद्रशेखर राव का? कांग्रेस के विरोध में हुआ है। उसी तरह से वहां वाईएसआर कांग्रेस क्या है? कांग्रेस से टूटा हुआ धड़ा है और कांग्रेस के विरोध में खड़ा है। राहुल गांधी के साथ में जगन मोहन रेड्डी की पटरी की बात कैसे होगी कि 154 विधायक उनके साथ थे और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था, डिक्टेटरशिप थी, स्टेट को बांट दिया और सोचा कि हम कब जो है स्टेट पर कब्जा कर लेंगे, वहां दुर्दशा हो गई। अब ये दोनों स्टेट के, अब शरद पवार जो हैं वो कांग्रेस तोड़कर ही भागे थे, वो तो मजबूरी में साथ रहते हैं, जब मौका मिलता है अलग हो लेते हैं। यही शरद पवार का इतिहास है। कांग्रेस 1977 से लेके 2022 में वो कांग्रेस को 3-3 बार दगा दे चुके हैं। एक बार की बात ही छोड़ दीजिए। और आप ऊपर आइए तो कौन भाई, मायावती या मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी जो आज अखिलेश यादव चला रहे हैं, उस पार्टी का कांग्रेस के ही वोट लेके खड़े हैं ना भाई। अखिलेश यादव जी के पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनके गुरु चौधरी चरण सिंह जी, ये सब गैर कांग्रेसवाद की बुनियाद पे खड़े हुए थे ना। प्रेम शुक्ला जी, यही राजनीति थी ना, तो क्या ये साथ? प्रेम शुक्ला जी, मुझे पता है कि आप इस वक्त कॉन्फिडेंट है 2024 के लिए, पर मैं कहना चाहता हूं रीना गुप्ता, प्रेम शुक्ला जी मैं आऊंगा,
प्रेम शुक्ला जी इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस डिबेट के अंदर बहुत समय को। प्रेम शुक्ला जी जो है अंदर से उनको पता है कि जो ग्राउंड की सिचुएशन है उनके पक्ष में इस वक्त दिख रही है, तो उनके चेहरे पे मैं आज काफी कॉन्फिडेंस देख रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। मैं कह रहा हूं रीना गुप्ता जी, और ये कॉन्फिडेंस जो है इस पे रीना गुप्ता जी और सुजाता पांडे, मैं एक पॉइंट और डेटा थ्रो करना चाहता हूं। देखिए रीना गुप्ता जी, थर्ड फ्रंट एक्सपेरिमेंट हिस्टोरिकली वर्क नहीं किया है। अब अगर मैं 2019 के जनरल इलेक्शंस के वोट शेयर केसीआर जी के, अरविंद केजरीवाल जी के, अखिलेश यादव जी के, पिनराई विजयन जी के, डी राजा जी के भी जोड़ूंगा तो जो टोटल वोट्स ये सब अगर मानता हूं मैं 100% वोट ट्रांसफर होता है एक हर दोनों पार्टीज के बीच में, तब भी वो सिर्फ 17.62% होता है जितना वोट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 2019 में मिला था। सो माय पॉइंट इज ए रीना गुप्ता कि आप लोग का प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट कौन है? क्या राहुल गांधी को आप एंडोर्स करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी आपके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं या केसीआर जी आपके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं? ए। और नंबर 2, जो एक्सपेरिमेंट हिस्टोरिकली फेल हुआ है रीना गुप्ता, उस एक्सपेरिमेंट को आप वापस से रिवाइव करके क्या पॉलिटिकल सुसाइड नहीं कमिट कर रही हैं? रीना गुप्ता, फिर सुजाता पांडे। देखिए प्रदीप जी, आज 4 लोकप्रिय मुख्यमंत्री मिले, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, किसी की कोई बात नहीं हुई। पहला, दूसरा, तीसरा कोई फ्रंट नहीं है। मीडिया पता नहीं क्यों अटकलें लगा रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सवाल है, उनका रिटायरमेंट शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो गई है और उसके लिए किसी फ्रंट की जरूरत नहीं है। इस देश की जनता जो है, जो बुरी तरह त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, वो देश की जनता मिलके इनको बाहर दिखाएगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। आज वहां पे क्या हुआ? 4 मुख्यमंत्रियों ने अपने स्टेट्स में बढ़िया काम कर रहे हैं। केसीआर गारू ने एक बहुत बढ़िया हेल्थ का इनिशिएटिव शुरू किया है, उसके उद्घाटन के लिए न्योता दिया था, उसमें श्री अरविंद केजरीवाल गए थे। क्योंकि इस देश में यही होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा ये होनी चाहिए कि कौन अपनी जनता के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करे। ये नहीं होनी चाहिए कि कैसे हम एमएलए खरीदे। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक काम आता है, या तो एमएलए खरीदे या फिर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को यूज करके चुनी हुई सरकारों के काम में बाधा अटकाएं। वही वो पूरे देश में कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो, रीना गुप्ता जी, की बात हो। रीना गुप्ता जी, दिस वाज नॉट अ नॉर्मल अफेयर कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम को जो है प्रेस करने के लिए सिर्फ तेलंगाना के अंदर सबके सब 4 मुख्यमंत्री मिल गए थे। इसका क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा था, जिसमें अखिलेश यादव कहते हैं कि आप तेलंगाना से भाजपा को हटाओ, हम उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 2024 के अंदर देश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। पिनराई विजयन कहते हैं कि हम पे हिंदी थोपी जा रही है। अखिलेश यादव के साथ में सबके सब यही बात कहते हैं। मेरा पॉइंट ये है सुजाता पांडे कि इनका प्राइम मिनिस्टीरियल फेस क्या है, और क्या अरविंद केजरीवाल असदुद्दीन ओवैसी को एंडोर्स कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल असदुद्दीन ओवैसी को एंडोर्स करेंगे जिनके साथ केसीआर का अलायंस है? रीना गुप्ता, 10 सेकंड्स एंड देन सुजाता पांडे कम्स इन। 10 सेकंड्स रीना गुप्ता, असदुद्दीन ओवैसी का एंडोर्समेंट है? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 75 साल में देश को मिलकर लूटा है। अब इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बढ़िया काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। सुजाता, कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के तो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। आप देखिए, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में इन्होंने क्या करा? भारतीय जनता पार्टी को जिताया। दिल्ली में ये मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। So you are making Congress the villain, Reena, you are making Congress the villain. Vivek Srivastava, you are making the Congress the villain. एक सेकेंड, यू आर मेकिंग कांग्रेस द विलेन। सुजाता पांडे और विवेक श्रीवास्तव आएंगे, पर पॉइंट ये सुजाता पांडे कि अगर चलिए कांग्रेस को भी हटा दूं, अगर रीना गुप्ता जो बोल रही हैं कि कांग्रेस को और बीजेपी की बात ही नहीं है, ये दोनों जो आपस में एक ही साथ हैं, पर सीपीआई ने त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया है। सीपीआईएम ने, प्रेम शुक्ला जी, और ये त्रिपुरा इलेक्शन 2018 के लिए किया है। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतना कंफ्यूजन है। प्रेम शुक्ला, आऊंगा आपके पास। सुजाता पांडे और विवेक श्रीवास्तव, मैं चाहता हूं कि आज इनमें से पार्टीज बता दे कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए क्या केसीआर पीएम है, क्या पीएम कैंडिडेट है? राहुल, क्या असदुद्दीन ओवैसी इनके पीएम कैंडिडेट है? क्या अरविंद जी पीएम कैंडिडेट है? क्या भगवान मान जी पीएम कैंडिडेट है? मैं आ रहा हूं, पहले सुजाता पांडे, विवेक श्रीवास्तव, उसके बाद सुजाता।
प्रदीप जी, विपक्षी एकता अभी को बिरबल वाली खिचड़ी हो गई है जो पकती ही नहीं है, और इसका कारण ये है कि उनके पास कोई वैकल्पिक एजेंडा ही नहीं है जिसके बिना देश का भरोसा तो जीतना नामुमकिन ही समझिए। जैसे भी अगर विपक्ष का अगर आज की भी मीटिंग देख ले तो उसमें एक सूत्री कार्यक्रम था, मोदी विरोधी। उसके बाद कोई ऐसा मॉडल नहीं दिखा, कोई ऐसा एक नेता उभर के नहीं आया। सबके अपने स्वार्थ है, प्राथमिकता भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो हो रहा है वो आपको दो चीजें बहुत अलग दिखाई दे रही है। एक धड़ा जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, एक धड़ा जो कांग्रेस मुक्त विपक्ष का सपना लिया दिखता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी विरोधाभास। अब देखिए, आपने ओवैसी की बात की जो केसीआर के साथ में है तेलंगाना में, और यही ओवैसी अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। अब इसी खेमे में आप ममता बनर्जी को भी शामिल ही समझिए, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ तो देंगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ तो लड़ती हैं। लेकिन जब इसी खेमे में आएंगी तो वो गोवा में जो केजरीवाल के खिलाफ लड़ती हैं वो क्या होगा। तो ये पूरा विरोधाभास है, और इस विरोधाभास में क्या होता है, विपक्ष और बट जाता है। और जब विपक्ष बट जाता है तो वो एक प्रेसिडेंट, तो वो उससे फायदा जो है वो बीजेपी को ही होता है, क्योंकि वो मोदी बनाम रेस्ट का इलेक्शन हो जाता है, और वो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह हो जाता है, जिसमें आपको पता है, आपने नतीजे 2014 में देखे, 2019 में देखे, और 2024 में भी वही दिखेगा। मैं कह रहा हूं सुजाता की सरकार बनेगी। दूसरी बात ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। प्रदीप जी 10 सेकंड मैं बोल रही हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो आज कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हुई है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये रीजनल पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। क्योंकि उनको पता है कि अगर कांग्रेस बड़ी हो गई, अगर कांग्रेस सशक्त हो गई, तो उनका खुद का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी सब मिला के कवायद इस बात की हो रही है कि किस खेमे को विवेक श्रीवास्तव वो चलती रहे। विवेक श्रीवास्तव और प्रेम शुक्ला आएंगे। विवेक सुनिए, आ रहा हूं। विवेक रिलैक्स। विवेक श्रीवास्तव और प्रेम शुक्ला आएंगे। रीना गुप्ता, मैं आऊंगा आपके पास। मैं ना एक बड़ी चीज पे शौक दूं आपके डिसीजन के ऊपर, मैं पूछूंगा आपसे सवाल, पर पहले मैं विवेक श्रीवास्तव और प्रेम शुक्ला के पास आना चाहता हूं। मैं देशरत्न निगम विकास पांडे आपके पास भी आ रहा हूं। अतुल सक्सेना, मुझे पता है आप भी वेट कर रहे हैं, आ रहा हूं अतुल आपके पास भी। पहले विवेक श्रीवास्तव और प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, 2019 में, प्रेम शुक्ला जी जरा सुनिएगा आप भी, 2019 में सीपीआईएम का वोट शेयर था 1.75%, सीपीआई का वोट शेयर था 0.5%। 2014 के अंदर सीपीआई का वोट शेयर था 0.78%, सीपीआईएम का वोट शेयर था 3%। सीपीआईएम का वोट शेयर आधा हो गया, सीपीआई का वोट शेयर 1% को क्रॉस नहीं कर रहा, और आप चले देश जीतने के लिए। अरे पहले त्रिपुरा के अंदर अपनी सरकार वापस लाने के लिए कांग्रेस की बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है आपको। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए विवेक श्रीवास्तव, आपका पीएम कैंडिडेट कौन है? अब आप सुन लीजिए बड़े ध्यान से इस बात को। फिर प्रेम शुक्ला। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद 1996 के बाद तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी। प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर होना जरूरी नहीं होता था। देवगौड़ा आए, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग लेकर के आए थे, उनको हराया गया और कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं था, और हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बाद में चुना गया लोकसभा के द्वारा। तो ये जरूरी नहीं होता एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में। तो आप अगेन विवेक, डिफरेंस विवेक ये था, मुझे एक और विवेक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर प्रेम शुक्ला। डिफरेंस ये था कि वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 3 डिजिट सीट शेयर को क्रॉस किया था। रीना गुप्ता ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है, जो आम आदमी पार्टी से है, कि जिसकी खुद की पार्टी है नेशनल पार्टी नाउ, आम आदमी पार्टी, की कांग्रेस और बीजेपी एक यूनिट है, विच मींस आप एंड कांग्रेस आर नॉट गोइंग टुगेदर। आप सीपीआईएम जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में इस वक्त खड़ी हुई, सीपीआईएम जो है वो कांग्रेस के साथ में त्रिपुरा में खड़ी हुई। आपके हिसाब से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपका पोल बनेगी? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपका पोल बनेगी? आप पहले तो इस बात को सुन लीजिए कि आप कोई कुछ भी कहे सेक्युलर फ्रंट पे, और ये जो एजेंडे की बात अभी प्रवक्ता ने मुझसे पहले करी थी, तो मैं बता दूं कि सारी की सारी पार्टीज एक आइडियोलॉजी पे सारी एक साथ हैं कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है और सेक्युलरिज्म को प्रिजर्व करना है। ये आइडियोलॉजी नहीं हुई ना,
विवेक, ये तो आपका एक्शन पॉइंट हुआ, विचारधारा क्या हुई? ये तो आइडियोलॉजी हुई, ये विचारधारा नहीं हुई, ये विचारधारा नहीं हुई। आ रहा हूँ सुजाता, आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला के बाद आऊंगा, आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव और प्रेम शुक्ला, नहीं विवेक श्रीवास्तव, दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजी। विवेक श्रीवास्तव और प्रेम शुक्ला को दिखा है। विवेक श्रीवास्तव अगेन, यू आर नॉट एबल टू स्पेसिफाई योर आइडियोलॉजी। विवेक यू आर लुकिंग कंफ्यूज। विवेक और प्रेम शुक्ला को दिखा है भाई, विवेक और प्रेम शुक्ला को दिखा है। विवेक, उसका अतुल जी आपके पास और देशरतन निगम के पास आ रहा हूँ। विवेक जी, आइडियोलॉजी क्या है? विवेक और प्रेम शुक्ला को दिखा है, आइडियोलॉजी क्या है विवेक? आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर है क्या? इसमें शायद अरविंद केजरीवाल भी वही चीज कहते हैं कि आरएसएस के सब खिलाफ हैं। अरे आइडियोलॉजी कभी खिलाफत नहीं होती ना, तो फिर राहुल गांधी और आपकी आइडियोलॉजी सेम है? नहीं, अब सुनिए, राहुल जो कांग्रेस के खिलाफ बहुत सी पार्टियां बेशक राज्य में उससे कंटेस्ट करती हैं, लेकिन नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो हाउ कैन आइडियोलॉजिकली सेम पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेम शुक्ला, फाइट अगेंस्ट ईच अदर इन अ स्टेट एंड द आइडियोलॉजिकली कोट अनकोट सेम पॉलिटिकल पार्टीज बिकम अलाइज एट सेंटर? ये अब देश की इस राजनीति में पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सपा बसपा ने एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करी थी यूपी में, फेल हुई। कब फेल हुई? पूरी तरीके से फेल हुई, पूरी तरीके से। आइडियोलॉजी नहीं है। What is your common minimum program? What is your common minimum program? प्रेम शुक्ला, हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, बंगाल में, त्रिपुरा में, केरला में। शांत हो जाएं तो मैं अपनी बात रखूं। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हमने डॉक्टर प्रेम शुक्ला, ठीक है विवेक बाबू, गला बहुत गर्म हो गया होगा, शांत हो जाएं। अब उनकी आइडियोलॉजी आप देख ही रहे हैं, कुतर्क की अड़ियलबाजी की जो है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनके पास में। कोई कुतर्क के अलावा कुछ नहीं साहब आपके पास। आपकी आइडियोलॉजी त्रिपुरा में जो है वो गिरवी रख दी जाएगी जब आप कांग्रेस की गुलामी बजाएंगे। केरल में आप आइडियोलॉजी खड़ी कर लेंगे, सरकार बनाएंगे। विवेक उनको बोलने दीजिए, समर्पण किया था, विवेक यू मेड योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला को आने दीजिए, प्रेम शुक्ला प्लीज, थैंक यू। प्रेम शुक्ला, रीना गुप्ता आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला, देखिए ये दो आइडियोलॉजी जो है बंगाल के चुनाव में एकीकृत हुई। किसी जमाने में कांग्रेस का राज का बंगाल पर हुआ करता था, उसके बाद 3 दशकों तक बंगाल पर राज रहा कम्युनिस्टों का, इन दोनों का अलायंस हुआ और उसके बाद ये शून्य। इनकी उपलब्धि क्या है? 0, बिग 0। बन जाइए बिग 0, आप केरला में भी कर लीजिए अलायंस, किसने रोका है हमें? हम कहां कह रहे हैं साहब? और आपका हमारा अलायंस तो होना नहीं है, कम्युनिस्टों से हमारा अलायंस होना है क्या? हम चीन से चिक्के चंदे पर जीने वालों के साथ तो अलायंस करने वाले हैं नहीं। 1962 में हमारे यहाँ 38,000 किलोमीटर घुस आए, आप तो इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली चले हैं, आप लाल सलाम करने जाएंगे। मणिशंकर अय्यर रक्तदान कर रहे थे। तो आप जैसे लोग जो है भारत के हितों के विरुद्ध ही हैं। सुजाता जी, और जब भारत का की गौरव गाथा वैश्विक हो रही है, जब पूरी दुनिया में भारत की गौरव गाथा गाई जा रही है और चीन की आर्थिक स्थिति जो है उसकी चंपी हुई पड़ी है, तो आपको तो बौखलाहट होगा। श्रीमान विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक जी इस कंफ्यूज टुडे। रीना, काय की आइडियोलॉजी है? प्रेम शुक्ला जी, त्रिपुरा में है, बंगाल में दूसरी, केरला में तीसरी। प्रेम शुक्ला जी, आपने एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास ना 2024 के पहले फ्लैट विकेट है बैटिंग करने के लिए, मैं समझता हूं। पर रीना गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं, पर मैं चाहता हूं पहले रीना गुप्ता जस्ट होल्ड योर थॉट्स, आपके पास लोकेश जिंदल के पास आऊंगा, पर पहले देशरतन निगम प्रेम शुक्ला जी आपके पास भी आ रहा हूं वापस से। आई नो यू हैव अ फ्लैट विकेट टू बैट ऑन एज ऑफ राइट नाउ, बिकॉज आई एम सेइंग कि ऑपोजिशन इज मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। देशरतन निगम और अतुल सक्सेना जी, मैं बताता हूं क्या मिस्टेक है। सुजाता, आऊंगा आपके पास भी, आ रहा हूं मैं। मेरे को पता है विकास पांडे आप अभी तक नहीं, आऊंगा आपके पास भी। विकास, आई विल गिव यू अनइंटरप्टेड टाइम which you always want। विकास, देशरतन निगम जी और अतुल सक्सेना जी, असदुद्दीन ओवैसी ने जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त कहा था कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल करती है और चुनाव आने के बाद मुसलमानों को भूल जाती है।
असदुद्दीन ओवैसी के अलायंस पार्टनर है केसीआर, जो उनके साथ अलायंस के अंदर तेलंगाना के अंदर चुनाव लड़ते हैं। मेरा सवाल यही है कि आप अगर केसीआर के साथ अलायंस की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बीजेपी को तेलंगाना से हरा दो, हम उत्तर प्रदेश में मिलकर हरा देंगे, किससे मिलकर हराओगे? बसपा के साथ मिलकर तो पिछली बार नहीं हरा पाए, कांग्रेस के साथ मिलकर भी नहीं हरा पाए, तो कोई नई पार्टी को जन्म दोगे या केसीआर के साथ सीट शेयरिंग अलायंस करोगे? अगर वो नहीं करोगे और अकेले बीजेपी को हराने की बात कर रहे हो, तो क्या आप एंडोर्स कर रहे हो असदुद्दीन ओवैसी को इस अलायंस के अंदर? अतुल सक्सेना जी, फिर देश रत्न निगम, विकास पांडे। प्रदीप जी, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है, परंतु मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने ओवैसी की बात करी, देखिए जो केसीआर साहब की वहाँ गवर्नमेंट चल रही है, दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल उनका चल रहा है, पर वो किसी ओवैसी के अलायंस के साथ नहीं चल रहा है। 119 सीटों में से 101 सीट जो है केसीआर साहब के पास है। Again, you are again Atul, just to correct you on facts, Atul, GHMC इलेक्शंस जब हुए थे, केसीआर जी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के अंदर सपोर्ट दिया था। गो अहेड। और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो है हैदराबाद रीजन के अंदर फ्रेंडली अलायंस में वीक कैंडिडेट उड़ाते हैं। गो अहेड, बोलिए अतुल जी, गो अहेड अतुल, अनइंटरप्टेड टाइम, गो अहेड। प्रदीप जी देखिए, प्रदीप जी अलायंस करना ये कोई नई बात नहीं है। अलायंस बीजेपी भी करती है, हम भी करते हैं, सभी पार्टी के दल जो है अलायंस करते हैं ऐसा। और अलायंस जो है कई बार सक्सेसफुल भी होता है, असफल भी होता है। ऐसा नहीं है बीजेपी का अलायंस हर बार सफल हुआ है। JNK में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, न जाने ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए आज बात जो हो रही है, जो आज किसी भी मोर्चे की बात आप यहाँ करना चाह रहे हैं, तो जो अखिलेश यादव जी का जो तेलंगाना दौरा है, या केजरीवाल साहब वहाँ पहुँचे हैं, भगवंत मान पहुँचे हैं, या P विजयन हैं, CPIM के हैं, तो उसमें जो है एक बेहतर वैकल्पिक राजनीति के लिए प्रयास करा जा रहा है, एक विकास की राजनीति की बात करा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी ने आज देखिए 10 साल होने जा रहे हैं और बीजेपी ने देश का बंटाधार कर दिया है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे बीजेपी की रणनीति से, बीजेपी की किसी कार्यशैली को किसी को फायदा हुआ है। देश का बंटाधार कर दिया है बीजेपी ने। लोकतंत्र हमारा खतरे में है, संविधान की आत्मा मर चुकी है। तो बीजेपी कर क्या रही है? अल्टीमेटली बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। ये केवल मंदिर मस्जिद की बात करना चाहते हैं। अरे मंदिर मस्जिद की भी बात करो, वो एक सेकेंडरी इशू है, परंतु बात यहाँ रोजी रोटी का है। आप देखिए जिस तरीके से आज केसीआर साहब ने मंदिर जो यदाद्री में जो स्वामी लक्ष्मीनारायण टेम्पल, उसी जगह मंदिर में जब सब लीडर्स को जाना था, CPIM के पिनराई विजन नहीं गए थे। मंदिर जाने में ही यूनिटी नहीं है, तो आप जाके क्या अलायंस की यूनिटी की बात करेंगे? देश रत्न निगम जी, यही बात है जो अतुल जी कह रहे हैं। मैंने अतुल जी को 90 सेकंड सुना, विकास पांडे को भी लेके आया, उसके बाद मैं बीजेपी वर्सेस ऑल की स्क्रीन पे आना चाहता हूं। देश रत्न निगम जी, अनइंटरप्टेड 1 मिनट टू यू। विकास पांडे को भी इसका अनइंटरप्टेड 1 मिनट, देन आई एम कमिंग टू रीना गुप्ता एंड द अदर्स हु आर वेटिंग। रीना गुप्ता, प्रेम शुक्ला के पास आऊंगा। माय इशू इज देश रत्न निगम जी, यही बात है उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के पहले भी कही थी, 2/3 बहुमत से बीजेपी जीती थी। यही चीजें कांग्रेस पार्टी 2019 के पहले कह रही थी, नरेंद्र मोदी 300 से जीते थे। माय पॉइंट इज कि देयर इज नो लर्निंग इन दी ऑपोजिशन, और जब तक एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट फेस नहीं होगा, जब तक ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में होगी, जिसमें कोट अनकोट जो ये फेल्ड कोई ऐसे ये आपके जो एक है कोई सिफोलॉजिस्ट जो एक दिन सिफोलॉजिस्ट बनते हैं, दूसरे दिन सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, तीसरे दिन जर्नलिस्ट बनते हैं, चौथे दिन पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, वो लोगों को एक्साइट करेगा, पर सीरियस जनता को कभी एक्साइट नहीं कर सकता ये बात। और ये सच्चाई यही है कि दे आर मेकिंग द सेम मिस्टेक देश रत्न निगम। प्रदीप जी, पहले तो मुझे सेकंड फ्रंट नजर नहीं आ रहा है, ये तीसरा फ्रंट आप लोगों ने बना दिया, बीच में एक गैप है, उसको तो पहले पूरा कर लीजिए। तो सेकंड फ्रंट दिखता नहीं है और थर्ड फ्रंट बन रहा है। और थर्ड फ्रंट में हो क्या रहा है? या तो हिंदू विरोधी लोग हैं, या आपकी एक्साइज पॉलिसी के स्कैम के 2 लोग हैं। तेलंगाना की अगर उनका परिवार देखें, केसीआर का और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वहां पे चार्जशीटें फाइल हुई हैं, जो CBI इंक्वायरी कर रही है, ED इंक्वायरी कर रही है, तो ये तो वहां से ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तीसरा, अगर आप देखते हैं, ये जो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर खड़े होके आगे निकलना चाहते हैं। एक को नॉर्थ में आगे बढ़ना है, दूसरों को साउथ में आगे बढ़ना है, लेकिन एक दूसरे को बढ़ने नहीं देना चाहते, खुद को बढ़ाना चाहते हैं। ये फिलॉसफी नजर आती है। विचारधारा आपने सही बोला, कहीं नहीं दिख रही है। विचारधारा खिलाफत की विचारधारा नहीं होती, आपकी अपनी होती है विचारधारा। चाहे वो भाजपा की हो, कम्युनिस्टों की अपनी विचारधारा है, चाहे हम उनसे सहमत हो या ना हो सहमत।
विचारधारा उसको कहते हैं। यहाँ पर हमें विचारधारा तो दिख नहीं रही है। मंदिर जाना, मंदिर विरोधी लोगों को मंदिर जाना, समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पे गोलियां चलाई अंधाधुंध, और राम मंदिर की सुनवाई का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब मंदिर जाना शुरू कर दिया। इलेक्शन से पहले उनको याद आ गया। तो देखिए, ये जो वोटर है ना, हमारे देश की जनता, वो बहुत समझदार है। उसको समझ में आने लगा है कि इलेक्शन चुनाव से पहले एक दूसरे से हाथ मिला लें, एक दूसरे के कहीं एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ें, कहीं एक दूसरे के साथ हो जाए। तो विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्टिक होना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिज्म। नहीं, मैं कह रहा हूं विकास पांडे, उसके बाद रीना गुप्ता के पास आने वाला हूं, रीना गुप्ता के पास और लोकेश जिंदल और प्रेम शुक्ला के पास आऊंगा, पर विकास पांडे और विवेक श्रीवास्तव, मेरा इशू विकास ये है कि अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक भी हो तो लॉजिकली और कंसेप्चुअली पॉलिटिकली स्मार्ट हो के अपॉर्चुनिस्ट हो। अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें कि जीरो वोट ट्रांसफर एबिलिटी है, किन भी जिन जो लोग आज साथ में खड़े हुए थे, उनमें कोई वोट ट्रांसफर एबिलिटी नहीं है किसी के रीजन में। सो इट डज नॉट ऐड टू द एंटी बीजेपी वोट। दैट इज माय पॉइंट। डेरेक ओब्रायन थ्योरी की, एक सेकेंड, डेरेक ओब्रायन थ्योरी विकास पांडे, कि अगर हर जगह बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा 540 से ज्यादा लोकसभा के अंदर, तो उससे वोट जो है वो फायदा अपोजिशन को, वो कंप्लीटली फॉल्टी इसीलिए है क्योंकि ये सिमिलर वोट्स नहीं है जो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, जो हमने समाजवादी पार्टी और बीएसपी की अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखा था, जहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज लोग कह रहे थे इस वोट ट्रांसफर होने की। तो ये तो फिर नरेंद्र मोदी के हाथों में ही पूरा चुनाव देना हो गया। मोदी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस कौन चुनाव 2019 के पहले हो रहा था। विकास पांडे वर्सेस विवेक श्रीवास्तव। पहले विकास विल कम इन, रीना गुप्ता आई एम कमिंग टू यू, एंड प्रेम शुक्ला एंड लोकेश जिंदल आफ्टर दैट। विकास पांडे, विवेक श्रीवास्तव। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली क्या है ना, अपोजिशन एकदम एक स्टेटमेंट है ना, हेडलेस चिकन की तरह घूम रहा है। उनको पता नहीं चल रहा है कि देश में जो हो रहा है, जो विश्वास मोदी जी जीत चुके हैं, उनको काउंटर कैसे करें। तो मरता क्या ना करता, चलो भैया एक मीटिंग कर लेते हैं, थोड़े अलायंसेस बना देते हैं, थोड़ा जाति का समीकरण कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा पिछले 8 सालों में एटलीस्ट जो हिंदू है देश का, वो जातियों से बहुत ऊपर बढ़ रहा है। उनको अपना एक कल्चरल रेनेसांस दिख रहा है, उनको अपना धर्म को दिख रहा है कि जो ये लोग मजाक उड़ाते थे, जो टोपी पहन के कभी मस्जिद चले गए, अभी रामचरितमानस के खिलाफ, अभी इनका वायरस गया नहीं, रामचरितमानस के खिलाफ भी मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे कर करके जो हिंदू धर्म को गाली देते सोचते थे मुसलमान वोट दे देंगे, वैसे भी हिंदू डिवाइडेड है, कास्ट के नाम पे वोट देगा। विवेक उनको कंप्लीट करने दीजिए, 30 मिनट बाद डिबेट में है। विवेक आपके बाद आ रहा हूं। इसलिए बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज है। राहुल गांधी भी टीका लगा के ब्राह्मण बने जा रहे हैं, इस समय उल्टे सीधे नाम शनाब बयान दे रहे हैं, मैंने राहुल गांधी को मार दिया, ठंड में आपको डर लगता है इसलिए आप जैकेट पहनते हो। तो ये लोग एकदम पूरी तरह से कंफ्यूज है। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मोदी को कैसे हराए, और उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है मोदी हारेगा नहीं, क्योंकि जनता को अगर आप 1 on 1 चॉइस दे दिए ना, वो हमेशा मोदी के लिए वोट करेगा। उनको पता है भैया दूसरा वाला तो मजबूरी में एक हुए। अगर डेरेक ओब्रायन का जो स्टेटमेंट आपने बोला सच में एक खड़ा हो जाए उनके खिलाफ, तो 70% जनता मोदी को वोट देगी, वो एक वोट नहीं मिलेगा। हो सकता है माइनॉरिटी पॉकेट में, हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन अगर इस तरीके से क्लियर कट 1 on 1 दे दिया, जहां भी आप कांग्रेस और बीजेपी के एक डायरेक्ट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहां तो कांग्रेस खुश हो रही है। उसी तरीके से 1 on 1 जहां बीजेपी हल्का सा भी चैलेंज दे रही है, तो आम जनता कह रही है कि भैया अगर 2 नंबर पे भी बीजेपी आ रही है तो हम उसको 1st नंबर पे लाएंगे, क्योंकि उनको ना सिर्फ केवल कल्चरल रेनेसेंस दिख रहा है, उनको अपना ग्रोथ भी दिख रहा है। विवेक जी, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं देश, अरे मैं वेट कर रही थी। रीना आपके पास जस्ट विवेक के बाद आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। बार बार बोल रहे हैं, मेरे पास आ नहीं रहे हैं आप। आ रहा हूँ रीना जी, रिलैक्स, आपके पास ही आ रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। हाँ, आपके पास और प्रेम शुक्ला के पास ही आ रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। मैं निगम साहब को बड़ा केयरफुली, ये आपके अलायंस आपके साथ इनने स्टेज शेयर किया था, तो थोड़ा सा डिबेट में इनको मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। बोलिए। मैं निगम साहब को सुन रहा था, मैं निगम साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ी लर्नड मैन, तो आइडियोलॉजी की बातें कर रहे थे। तो इस वक्त अगर मोटा मोटी हम देखें तो 8 साल के अंदर बार बार हिंदू खतरे में था, हिंदू खतरे में हो गया, हिंदू को बचाना है, हिंदुइज्म को बचाना है। तो ये देखिए, हिंदू कभी खतरे में था नहीं, 70 साल से सारी पिटाई चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक था। दलित जरूर खतरे में था, और आने वाले समय में दलित और मुसलमानों। अब विवेक जी, अब हम लोग बंटने वाले नहीं है, विवेक नहीं बांट पाओगे, और ज्यादा संगठित होंगे। नहीं, आप सुन लीजिए, इस देश का, अरे जो बंटाधार की बात बता रहे हैं, इंडिया 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन, इसके खिलाफ वोट होगा।
रीना गुप्ता, प्रेम शुक्ला, लोकेश जिंदल, उसके बाद सुजाता पांडे आपके पास आ रहा हूँ। रीना गुप्ता, लोकेश जिंदल, प्रेम शुक्ला। मुझे 10 सेकंड दीजिए। आऊंगा, मुझे 10 सेकंड दीजिए। देश सदन निगम जी दूंगा 10 सेकंड आपको, निश्चिंत रहिए। 10 नहीं 20-30 सेकंड दूंगा मैं आपको डिबेट खत्म होने के पहले, निश्चिंत रहिए। रीना गुप्ता, मैं आपको एक 7 अक्टूबर 2013 को श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने बीजेपी के एक्स लीडर बाबा गौर को अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया था और कहा था कि हम नॉन कांग्रेस थर्ड फ्रंट को बनाएंगे और सरकार जीतेगी। रिजल्ट क्या निकला 2014 में आप भी जानते हैं। उसी तरीके से 30 अक्टूबर को भी ये प्रयास किया गया था और बीजेपी ने भी ये प्रयास किया था एज पहले, जब उन्होंने कई गवर्नमेंट्स को जो है बाहर से सपोर्ट देने की कोशिश की थी, वो सरकार 5 साल भी नहीं चल पाई। तो जो भी राजनीतिक दल ने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो फेल हुआ है। रीना गुप्ता, मेरा सवाल ये है कि एज अ नेशनल पार्टी आपको नहीं लग रहा कि आप बहुत बड़ा पॉलिटिकल सुसाइड करने की स्थिति में जा रही हैं, जहां पे आपको आपकी पार्टी जो है वो 2 स्टेट में है और वो सोच रही है कि एक ऐसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करेगी जो 1 स्टेट में है और आप सब मिलकर आइसोलेटेड पॉकेट्स में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वोट्स को कंसोलिडेट कर लेंगे, जो लॉजिकली, सिफोलॉजिकली, कंसेप्चुअली पॉसिबल नहीं है एक नेशनल इलेक्शंस के अंदर। रीना गुप्ता, उसके बाद प्रेम शुक्ला और मैं फिर लोकेश जिंदल। देखिए प्रदीप जी, इस देश को कौन लीड करेगा वो इस देश की जनता डिसाइड करेगी। आप और मैं टीवी चैनल पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि लीडर कौन होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। राम मंदिर का हवाला देते हैं, ये राम मंदिर बनाने में इन्होंने घोटाला किया है। सबसे बड़ा घोटाला राम मंदिर बनाने में किया भारतीय जनता पार्टी ने। जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ अलायंस कर रही थी, तब इनकी कौन सी विचारधारा थी? तो सिर्फ सत्ता में रहने की विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। और अब तो मोदी जी को भी समझ में आ गया कि काउंटडाउन शुरू हो गया, इसीलिए उन्होंने बोला है कि हिंदू मुसलमान करना बंद करिए। लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज आपके चैनल पे आए हैं, उनको वो मेमो मिला नहीं है मोदी जी का भी, इसीलिए वो फालतू की बातें कर रहे हैं फिर आपके चैनल पे बैठ के भी। क्योंकि इस समय देश जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, देश का कोई वर्ग हो, चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का युवा हो, जो बुरी हालत चल रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। कौन है आपका लीडर? प्रेम शुक्ला जी, एक 10 सेकंड। रीना गुप्ता, आपने कहा कि रीना गुप्ता आपने कहा कि देश की जनता निर्धारित करेगी कि लीडर कौन होगा। आपके लिए लीडर कौन है? आपके हिसाब से कौन है लीडर? देखिए प्रदीप जी, नहीं लीडर कौन है? चुनाव होने दीजिए, आप लीडर तो बताइए, सीट्स आने दीजिए। अरे अरविंद जी के नाम ले लीजिए, मिलकर डिसाइड करेंगे कौन लीडर है। अभी क्यों आपके चैनल पे बताएं कौन लीडर है? आप में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे। आप कह रहे हैं एक तरफ पूरा देश मोदी के खिलाफ खड़ा है, तो आप तो किसी भी लीडर को खड़ा कर दीजिए और नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा देंगे। जैसी सीट्स आएंगी उसके बाद डिसीजन होगा। ये टीवी चैनल पे थोड़ा डिसाइड होता है। सीट्स आएंगे मतलब आप प्री इलेक्शन में लीडर नहीं डिक्लेयर करेंगे। प्रेम शुक्ला देश की जनता डिसाइड करेगी। देश की जनता, प्रेम शुक्ला वर्सेस लोकेश जिंदल। प्रेम शुक्ला और लोकेश जिंदल आएंगे। प्रेम शुक्ला और लोकेश जिंदल आएंगे। प्रेम शुक्ला जी लीडर नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश की जनता हरा देगी नरेंद्र मोदी को। प्रेम शुक्ला वर्सेस लोकेश जिंदल। प्रेम शुक्ला और लोकेश जिंदल को स्क्रीन पे रखिए बस। प्रेम शुक्ला पहले। प्रेम शुक्ला जी। प्रदीप जी, जिसकी लोकसभा में 0 सीट हो, उसको भी भारतीय लोकतंत्र दर्पयुक्त भाषा बोलने का पूरा अधिकार देता है। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जीरो खुद को जो है सिर मुड़ाकर उस पर हीरो लिखकर टहल सकता है, कोई यहाँ रोकता नहीं है। आपको तो पता ही है, अभी आईबी की रिपोर्ट गुजरात में दिखाई जा रही थी। आईबी की रिपोर्ट है, एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री आईबी को कोट करता, इतना झूठा है। बाकी झूठ की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेटेस्ट झूठ बता रहा हूं मैं। और वो आदमी कहां चला गया? जहां उनका जो शराब घोटाला हुआ है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय बहुत सारे लोगों को जेल में ले चुकी है, बहुत सारे जेल के द्वार पर है। कुछ लोग जो अपने वकीलों के साथ बेल एप्लीकेशन अपने ड्राफ्ट करवा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल में जो है रेपिस्ट से मसाज करा के उसको थेरेपिस्ट करार दे रहे हैं। ऐसे रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताने वाले झूठे और भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध जब कार्रवाइयां चल रही है, तो उनकी तरफ से इस तरह की भाषावली का तो प्रयोग होगा ही। वो मुद्दों की बात थोड़े करेंगे वो। अब वो अगर चंद्रशेखर राव जी के साथ मिल लिए हैं, तो मुझे कृपा करके बताइए ना, इनके शराब के कारोबार में तो वृद्धि हो सकती है,
लेकिन एक दूसरे के मत में कैसे वृद्धि करेंगे वो बताए। आम आदमी पार्टी तेलंगाना में टीआरएस को क्या कई सीटों पर जिताने वाली है? तो क्या आम आदमी पार्टी को टीआरएस अभी 25-50 सीट का अलायंस बनाने वाली है? लोकेशन बड़ा अच्छा है। तेलंगाना में अगर इन दोनों का मेरा पॉइंट ये है, दिल्ली में ये बीआरएस के नाम से उनको कुछ सीटें दे दे, तब गठबंधन समझ में आएगा। लोकेश जिंदल, सुजाता पांडे, देशरत्न निगम, अतुल। लोकेश जिंदल, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है इस डिबेट के अंदर। लोकेश जिंदल, आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, कांग्रेस की लीडरशिप को नहीं एक्सेप्ट कर रही इस पार्टी, भारत जोड़ो यात्रा का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव 0 अचीव हो रहा है। लोकेश जिंदल 30 सेकंड, देन सुजाता कम्स इन फॉर 20 एंड देन देशरत्न निगम मेक्स अ 10 सेकंड पॉइंट। और अतुल आ रहा हूं आपके पास। देखिए, आज जो आपने चर्चा की है बीआरएस को लेके, तो इस पे मैं यही कहने जाऊंगा कि चोर मौतेरे भाई, इनको पता है कि एक दूसरे की पीठ खुजलानी है, आपस में सारे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि अकेले किसी के भी बस की बात नहीं है। रही बात, अरे आप भी तो 21 पार्टीज को पत्र लिख रहे हैं यार, आप भी तो 21 पार्टीज को पत्र लिख रहे हैं। आप तो हर समय आपने चंडीगढ़ में क्या किया लोकेश जिंदल, ये बताइए। चंडीगढ़ में क्या जिन्होंने लोगों को ठगा है, जिन्होंने दिल्ली से लेके गुजरात में गए थे ठगने, जिनको हिमाचल प्रदेश में लात मार दी लोगों ने, और तेलंगाना चले गए हैं, इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। इनको जनता बताएगी लोकतंत्र। प्लीज सेट योर हाउस इन ऑर्डर। लोकेश, हमने बचाया। सुजाता 15 सेकंड, देन देशरत्न निगम 10 सेकंड। सुजाता, प्रदीप जी, तो लोकेश मेड योर पॉइंट। सुजाता प्रदीप जी, आपके शो पे दिख गया, आपके शो पे दिख गया प्रदीप जी की विपक्ष कितना बटा हुआ है। दूसरी चीज, जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, इनके पास नैरेटिव नहीं है, क्योंकि आप देखिए, चाहे वो केसीआर हो तेलंगाना में या अरविंद केजरीवाल, देशरत्न निगम और अतुल प्रधान, देशरत्न निगम और अतुल प्रधान। सुजाता, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू टेक आई मेड योर देशरत्न निगम a 10 second point and अतुल comes in. देशरत्न निगम a 10 second point and अतुल comes in. देशरत्न निगम and अतुल exactly 20 seconds in the debate. देशरत्न निगम a 10 second point. Sujata, got your point. Sujata, I got your point. देशरत्न निगम a 10 second point and अतुल प्रधान, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी 10 सेकंड्स। किसी ने बोला था कि भाजपा देश का बंटाधार कर रही है। मैं कुछ तथ्य दे देता हूं। दूसरे नंबर का स्टील बनाने वाला देश हो गया, चौथे नंबर के हम ऑटोमोटिव मार्केट हो गए, लार्जेस्ट मिल्क और शुगर प्रोड्यूसिंग नेशन हो गए, और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर हो गए, अतुल सक्सेना प्रोड्यूसर हो गए। तो इस तरह से बंटाधार। अतुल सक्सेना, देश आगे बढ़ रहा है। देशरत्न निगम कह रहे हैं अतुल सक्सेना, who's the PM candidate? अतुल सक्सेना, who's the PM candidate? प्रदीप जी, देश बहुत आगे बढ़ रहा है। लोग जो है, शिक्षक जो है लाठी डंडे खा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोरोना में लोगों के पास वैक्सीन नहीं था। आप देखिए, मेरे पास समय इतना ही था। प्रेम शुक्ला, सुजाता पांडे, विकास पांडे, देशरत्न निगम, रीना गुप्ता, अतुल सक्सेना, लोकेश जिंदल और विवेक श्रीवास्तव। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि दोस्तों, राष्ट्रीय चुनाव के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो फेस पे वोट होता है जो देश को लीड कर सकता है। बीजेपी के पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, विपक्ष के पास कौन है? मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।